हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत करते हैं बीसीसी वर्ल्ड मीन्स बटर ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस, जिसमें हम अपना केमिस्ट्री का क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे। कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट ही किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी, कैथोड रे ट्यूब देखा था अपन ने, उसके बारे में समझा था क्या था। फिर अपन ने एनोड के बारे में पता, उसके बारे में कैनल रेस के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। तो ये सब अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। तो आज हमको क्या पढ़ना है? थॉमसन मॉडल, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? थॉमसन का मॉडल। जब हमारे जॉन डेंटल जी ने बता दिया था कि एटम का शेप कैसा होता है, उन्होंने बता दिया था कि स्फीयर टाइप का, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उन्होंने बता दिया था। तो उनके ऐसा थ्योरी दिन काफी समय से चली इनकी थ्योरी वाली। तो इस थ्योरी के जैसे उन्होंने दिया, पर यह नहीं पता था कि एटम के अंदर क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एटम क्या होगा, उसके अंदर क्या चीज है, एटम के बारे में कुछ नहीं पता। तो सब लोग बिल्कुल लग गए थे कि एटम के बारे में पता करने के लिए। तो एक दिन भैया अपने जे थॉमसन जी वाटरमेलन खा रहे होंगे, है ना। तो वाटरमेलन खा रहे थे, तो उनको वाटरमेलन खाते खाते क्या लगा भैया, उन्होंने सोचा कि यार एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उन्हें उस टाइम उनके दिमाग में थोड़ा क्यों ना वाटरमेलन के स्ट्रक्चर जैसे ही एटम होगा। तो नहीं, वाटरमेलन के दिमाग में कैसा आएगा भाई, कुछ भी कर सकता था, है ना। तो वाटरमेलन तो कुछ कर रहे होंगे, तभी समझ में आया। तो उन्होंने ये थ्योरी दी, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ होगा, पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वाटरमेलन खाते समय या कुछ सोचते समय उन्होंने वाटरमेलन दिखाई दिया होगा। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था तो भाई ग्रेविटी की खोज कर ली, तो इनने भी कुछ वाटरमेलन वाले कुछ इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, तो उन्होंने बता दिया एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाटरमेलन जैसा होता है ना। तो थॉमसन जी थे अपने जो, है ना। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसका नाम क्या दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया? प्लम पुडिंग मॉडल, और इसको क्या बोला गया? वाटरमेलन, है ना, क्योंकि वाटरमेलन जैसा है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने थ्योरी क्या दी? दरअसल थ्योरी काफी समय चली भी इनकी भी वाली, कि ये जिस थ्योरी पे इन्होंने वाटरमेलन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बता दिया था, ठीक है, पर काफी समय तक नहीं। इनका जो फेलियर जो लेके आए थे वो रदरफोर्ड लेके आए थे। तो कैसे लाए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख ले कि इन्होंने बताया क्या। तो हम बात करते हैं वाटरमेलन की। तो वाटरमेलन में अपन जैसे काटते हैं बीच से, है ना, भूख लगा है यार, वाटरमेलन के नाम से मौसम भी चल रहा है वाटरमेलन खाने वाला भी, तो है ना, मार्केट में अवेलेबल भी अच्छा है। तो बीच में क्या होते हैं, इसके बीजे होते हैं, और पूरे पार्ट में क्या होता है, रेड वाला पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट जो ग्रीन होता है। तो जे थॉमसन ने क्या बताया? जे थॉमसन ने ये बोला कि जो रेड वाला पार्ट है, वो एज अ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वर्क करेगा, ठीक है। और जो सीड्स वाला पार्ट, जो बीजे वाला पार्ट है, उसको क्या बोला, उसमें मतलब सीड्स वाला पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उनसे बोला भैया ठीक है भैया थॉमसन, आप इतना बोल रहे हैं तो एटम के बारे में बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे होंगे? एटम तो न्यूट्रल है हमारा, है ना। आपने तो प्रोटॉन नंबर बता दिया। उनसे पूछे क्वेश्चन, उंगली करने सबकी आदत थी, वहां भी उंगली, आज भी उंगली होती, पहले भी हो रही थी भैया उंगली। तो यहाँ भी उनसे यही पूछा गया कि बताओ भैया, आपने तो बता दिया, तो इलेक्ट्रिक का मतलब न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन है एटम की? तो उन्होंने ये बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका कंसेंट्रेशन पूरे इलेक्ट्रॉन्स को मिला दीजिए आप, और जितना नेगेटिव चार्ज हो रहा है उसमें, वो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बराबर होगा जो रेड वाला पार्ट है उसके। मींस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर हो गए, तो हमारा एटम कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये बस इनका ये मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने यही इस पर फोकस किया कि एटम न्यूट्रल है। इस कारण से एटम न्यूट्रल ही होता है, हमें पता ही है, इनिशियली न्यूट्रल होता है। तो ये उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो ये थ्योरी उन्होंने दे दी, और काफी समय तक चलती रही थ्योरी वाली। फुड आ गए थे, रदरफोर्ड ने बताया था कैसे क्या करना है। तो अपन उसका पढ़ेंगे, पहले तो थॉमसन समझ लेते हैं। तो थॉमसन का मेन केस क्या था, उन्होंने बताया, थॉमसन ने बताया था वाटरमेलन के बारे में बताया था, और उन्होंने ये बताया था कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, कि द कंसेंट्रेशन ऑफ रेड पार्ट मीन्स प्रोटॉन पार्ट इज इक्वल टू द
सीड्स का जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लिया उसके बराबर होगा, इसलिए एटम का न्यूट्रलिटी बस ये पॉइंट दे दिया। पर इनका फेलियर किसने लेके आया, इनका फेलियर लेके आया रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने कैसे फेलियर लाया वो हम जस्ट समझते हैं, ठीक है। चलो तो अपन नेक्स्ट है पढ़ना हमको रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं। दरअसल थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी थी, वो कब दी थी 1898 में। थॉमसन ने कब दी थी, थॉमसन ने दी थी 1898 में अपनी थ्योरी दी थी। और रदरफोर्ड ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो दी थी 1911 में, ठीक है। कब दी थी, 1911 में अपनी थ्योरी दी थी। मतलब उसने क्या किया, थॉमसन मॉडल को फेल कर दिया था। कैसे फेल किया था वो समझते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल, 100 नैनोमीटर की मतलब थिकनेस होगी उसकी, इतनी उसने पतली गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन किया। गोल्ड का सिलेक्शन है क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड एक ऐसा मेटल था कि जो नोबल था, नोबल मीन्स नॉन रिएक्टिव था, है ना। बाकी सारे एलिमेंट्स, अधिकतर एलिमेंट्स कैसे मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। तो उसने ऐसे मेटल का सिलेक्शन किया जो कि कैसा रहता है, इनर्ट नेचर का हो, जो नॉन रिएक्टिव हो, ताकि जब उसमें कोई भी रेडिएशन वो उसमें बम्बार्डमेंट करे। बम्बार्डमेंट मतलब उस पर कोई भी हाईली मतलब हाई स्पीड से इंटेंसिटी पावरफुल रेडिएशंस पे स्ट्राइक करवाए तो उसके कारण कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो उसने गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। उसने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया वहां पे। फिर उसने क्या किया, उसने वहां पे अल्फा 2 पॉजिटिव, उसने जो रेडिएशन चुनी वो उसका सोर्स क्या था, अल्फा 2 पॉजिटिव रेडिएशन चुनी। मतलब जो रेडिएशन निकलेंगी उस पर चार्ज क्या था, 2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रेडिएशन का सिलेक्शन किया। तो कि उसका नेचर पता होना चाहिए रेडिएशन है, अभी ताकि वहां पे जो भी होगा तो हमें ऑब्जर्व कर सके कि ताकि वहां पे चेंजेस क्या हो रहे हैं। इस कारण से उन्होंने अल्फा 2 पॉजिटिव रेडिएशन ले ली, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा ली। अब उसमें जो कंक्लूड, ये फेलियर कैसे हुआ वो समझते हैं, फिर मॉडल बनाते हैं अपन यहाँ पे। उन्होंने देखा कि अधिकतर जो रेडिएशन है वो सीधे निकल गए। कैसे निकल गए, सीधे। पर थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने ये बोल दिया था वाटरमेलन के स्ट्रक्चर में कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कहीं भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, ये थॉमसन ने बोल दिया था। पर इसमें क्या थी, कंट्रोवर्सी आ गई। तो रदरफोर्ड ने बोला अगर ऐसे अगर कहीं भी अगर एटम की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरा जब क्या कहते हैं अल्फा रेडिएशन जा रही हैं तो वहां पे प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है ना। तो हमारे अल्फा रेडिएशन से प्रोटॉन पॉजिटिव है तो कुछ वहां पे डिफ्लेक्शन महसूस क्यों, मतलब अधिकतर ऐसे कुछ क्यों नहीं महसूस हुआ, और हुआ भी तो इतना कम क्यों हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, अगर मान सपोज करो उन्होंने 1000 रेडिएशन, सपोज अपन ने बोला कि 1000 रेडिएशन एक साथ जा रही हैं तो उसमें से 90% 95% रेडिएशन को सीधे निकल गई। तो ये सीधे कंक्लूड हो गया कि बीच में मतलब अधिकतर 95% से भी ज्यादा 99% कम से कम रेडिएशन सीधे निकल गई। तो डेफिनेटली एटम के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चीज पार्टिकल नहीं है जिससे हमारी रेडिएशन टकरा रही हो। ये सब पहले कंक्लूड। तो यहाँ पे उसने इसको फेल कर दिया कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली कहीं भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, ठीक है। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा मतलब कुछ 20,000 में से एक रेडिएशन ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, ज्यादा मतलब ऐसे जा रहा, सपोज करो ये गोल्ड फॉइल है, ऐसे आके ये टकरा के ज्यादा एंगल से डेविएट हुआ। और कुछ मतलब 1 और 2 और 5 बहुत कम, मतलब 5-10 करीब अपन बोल सकते क्वांट कितने हैं, वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। 1 या 2 ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और बहुत ही कम बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। और उसमें से एक आधी वापस लौट के टकरा के यू टर्न ले लिया उसने, है ना। तो ये उसने कंक्लूड कर दिया। तो अपन बनाते हैं रदरफोर्ड मॉडल जल्दी से। क्या होता है रदरफोर्ड मॉडल, उन्होंने क्या लिया, एक यहाँ पे गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, रेडिएशन से बम्बार्डमेंट करवाई, और यहाँ पे उन्होंने ले लिया अल्फा सोर्स ले लिया, अल्फा 2 पॉजिटिव रेडिएशन सोर्स ले लिया, और यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दी, स्लिट्स लगा दी, 2 स्लिट्स लगा दी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो पीछे ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, सर्कुलर, ठीक है। ये क्या की थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी।
किस काम से ली थी भैया? इसका काम सिर्फ ये था कि रेडिएशन को रोक सके, आगे बढ़ने ना दे, और अगर कुछ टकरा के रेडिएशन इधर उधर जाए, बिल्कुल पास पास थी, बिल्कुल इस तरीके से थी, हमने पूरा चीज बनाया नहीं, बिल्कुल यू टाइप की थी कुछ, है ना, इस टाइप से कुछ थी, बिल्कुल इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है यार, है ना, तो अपन समझते हैं। इस टाइप से हमने कुछ बना दिया, ये कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप था। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बम्बार्डमेंट किया। ये यहाँ से हमारी अल्फा रेडिएशन आ रही है, बहुत सारी आते जा रही, आगे बढ़ रही है यहाँ से, है ना, ठीक है। अब यहाँ से रेडिएशन आगे जा रही है, तो अधिकतर ये हमारी गोल्ड फॉइल है, ये हमारी स्लिट्स हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो हमारी गोल्ड फॉइल है से टकरा के क्या होगी रेडिएशन, मैक्सिमम 99% कितने निकलते सीधे यहाँ पे स्पॉट्स मिले उनको जिंक सल्फाइड स्क्रीन में, ठीक है। और बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ही कम एंगल डिफ्लेक्ट हुए, और एक आधी ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, और एक आधी वापस रिटर्न आया रेडिएशन, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ गया, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, आप समझते हैं फिर से। जैसे मान लो अपने पास ये एटम है, ये एटम का अपन ने ऐसा बना लिया एटम, ठीक है, और बना लेते हैं 2-3 ताकि अपन को अच्छे समझ में आए, है ना। पढ़ने बैठे हैं तो अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से समझते हैं। इस टाइप से इन्होंने एटम तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा भैया, कहीं भी होगा, उसको उससे क्या मतलब, आप कुछ भी करते रहो, बम्बार्ड किसी से भी कराओ, चाहे गोल्ड फॉइल से कोई सी भी फॉइल ले लो आप, इस टाइप से एटम कहीं भी अरेंजमेंट होगा रैंडमली, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ से रेडिएशन जो आ रही है, सपोज रेडिएशन जो आ रही है वो अधिकतर सीधे निकल रही है, ये है ना, सीधे निकल रही है। न्यूक्लियस टकरा रहा है, न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। कुछ रेडिएशंस क्या हुई, टकरा के न्यूक्लियस से स्मॉल एंगल से डेविएट हो गई, बहुत स्मॉल एंगल से डेविएट हो गई, और कुछ थोड़े ज्यादा एंगल से डेविएट हो गई, ठीक है। और एक आधी क्या हुई, 20,000 में से एक रिटर्न हो रही, इतना मतलब कम रेशियो लेके जाता है कि बहुत ही कम, है ना, वापस यहाँ से यहाँ पे स्लेट्स पे दिख गई। तो ये उन्होंने बताया रिटर्न हुई, समझ में। तो अब उन्होंने कंक्लूड कैसे किया, उन्होंने एक्चुअली बताया क्या, वो समझते हैं। अब उन्होंने ये चीज बोल दी कि भाई अल्फा 2 पॉजिटिव रेडिएशन, इतनी हाई इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो बम्बार्डमेंट कर रही जाके, तो किसी को ही पेनिट्रेट कर सकती है ना। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसे जा रही रेडिएशन, तो जरूर बीच में कुछ ऐसा चीज प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है जो अल्फा 2 पॉजिटिव रेडिएशन भी उसको पेनिट्रेट, मतलब उसके अंदर से नहीं निकल पाया, उससे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया। तो जरूर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटम के आजू बाजू या कहीं भी रैंडम, तो ये उन्होंने बताया कि जरूर कुछ ना कुछ है जिसको ये रेडिएशंस उसके बाजू से डिफ्लेक्ट हो गई, उसके पास तक नहीं पहुंची, डिफ्लेक्ट हो गई, टकरा के डिफ्लेक्ट हो गई, जो भी था ये उन्होंने बोला, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। देखिए फिर उन्होंने क्या बताया कि ऐसा हुआ है, ये चीज डिफ्लेक्ट हो गई है, तो डिफ्लेक्ट क्यों हुई वो समझते हैं। अब डिफ्लेक्ट कैसे हो गई भैया, हमारे पास जो रेडिएशन है उसके ऊपर चार्ज कितने हैं, 2 पॉजिटिव रेडिएशन है। उस टाइम न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं थी, उन्होंने सोचा कि बीच में जरूर कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है जिससे हमारी रेडिएशन जा रही है। अगर सपोज करो ये रेडिएशन जो आ रही है इस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है, रेडिएशन पॉजिटिव रेडिएशन है। अगर ये नेगेटिव होता, अगर मान के चलते नेगेटिव या न्यूट्रल होता, अगर कोई चार्ज नहीं होता तो रेडिएशन सीधे निकल जानी थी और पूरी की पूरी सीधे निकल जानी थी, कुछ भी नहीं होता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्या हुआ, रेडिएशन मान लो अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता, उसको अपनी तरफ खींच लेता, नेगेटिव क्या करता, अपनी तरफ खींच लेता, ऐसा भी नहीं हुआ। पर क्या हुआ, रेडिएशंस डिफ्लेक्ट हुई। तो जरूर अपन को पता ही है लाइक रिपेल, है ना, लाइक मतलब प्लस प्लस क्या होगा, रिपेल। वो समझ गया कि मैंने 2 पॉजिटिव रेडिएशन भेजी थी, डेफिनेटली वहां पे चार्ज जो है वहां पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तभी रेडिएशन क्या हुई, अपने पास से डिफ्लेक्ट हुई। मतलब जैसी रेडिएशन उस पार्टिकल जो बीच में जो प्रेजेंट है उसके पास पहुंची होगी, नाम नहीं दिया था उसको, कुछ नहीं पता उसके बारे में, जैसे उसके पास पहुंची और वो ऐसे हो गई, है ना, डिफ्लेक्ट हो गई। तो समझ गया कि जरूर बीच में कोई ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है जिसपे चार्ज, उसका चार्ज जो है बिल्कुल पॉजिटिव जैसा ही चार्ज है,
तभी वहां पर रिपेल हुआ है और अपना पाथ से हमारी रेडिएशन डिफ्लेक्ट हुई है, मतलब वहां से क्या हुआ, अपना पाथ चेंज कर दिया उसने। तो उसने क्या बोला, डेफिनेटली सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका नामकरण कर दिया उन्होंने, वहीं पे नाम रख दिया, उसका नाम रखा न्यूक्लियस। क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है, न्यूक्लियस का नामकरण कर दिया और उस पर चार्ज बता दिया कि डेफिनेटली न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है ना। फिर उनसे बोला कि भैया रदरफोर्ड आप इतना बताया तो एटम का स्ट्रक्चर ही बता दो, एटम का स्ट्रक्चर ही बता दो भैया रदरफोर्ड। उनसे पूछे उन्होंने, आप इतने बड़े भैया क्या बताया आपने, इतना बड़ी चीज बता दी कि गोल्ड फॉल के ऊपर ऐसा बम्बार्डमेंट कर दिया, तो बता दो भैया। तो उन्होंने चलो बता देते हैं। उन्होंने फिर क्या बोला कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, डेफिनेटली न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, तो इन्होंने तो बताया था कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मली, पर इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता घूमता आता है इसके पास, ये ऐसे घूमते घूमते आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, तो पता चल गया था अपन को कैथोड से, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते आता है, न्यूक्लियस खींचते रहता है, गोल घूमते घूमते आके, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और एटम खत्म हो जाता है। तो उनसे बोला कि अभी ऐसा नहीं है यार, आज भी एटम वही है। अगर हमने आयरन का ऐसे अलमारी हो गई या बोर्ड जो भी हो गया, इसके अंदर एटम है, या हमारा फैन है उसके अंदर एटम है, तो एटम डिस्ट्रॉय कौन ना हो रहा है, एटम तो भी वही है, प्रेजेंट है, एटम तो प्रेजेंट है ना। ऐसा नहीं कि एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है तो पंखा बंद हो जाएगा, पंखा खत्म हो जाएगा, पंखी खत्म हो जाएगी, उसकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, डिस्ट्रॉय हो रहा है। कोई भी चीज डिस्ट्रॉय का मतलब क्या, खत्म होना, है ना, मतलब पैन है धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ये क्या बात हुई, ऐसा चीज है। तो उनका ये यहाँ पे ये मॉडल कुछ साथ नहीं दिया कुछ आगे जाके, है ना। तो ये अपना क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल था। इन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉल पे क्या किया था, बम्बार्डमेंट करवाया था विद द अल्फा 2 पॉजिटिव रेडिएशन, और जिन्होंने एक सेंटर में पार्टिकल के नाम दे दिया, वो क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसके बारे में उन्होंने बता दिया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि सर्कुलर मोशन में था कि हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, स्पाइरल पाथ में रोटेट करते करते न्यूक्लियस के बीच में आता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो क्या होगा भाई, डेफिनेटली उसको खींचेगा अपनी तरफ। ये ऐसा रदरफोर्ड बोल रहे थे, ठीक है ना। तो वहां से इलेक्ट्रॉन के पास आने लगा, तो इलेक्ट्रॉन पास आने लगा तो क्या होगा, एक बार ऐसे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे पास आते जाएगा और आपस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कर देंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। ये उधर ही बोला, पर एग्जैक्टली डेल्टन ने पहले ही बता दिया था कि एटम कैसा है, स्टेबल है। एटम कैसा होता है, और स्टेबल मतलब न्यूट्रल होता है और रहता ही है ना, स्टेबल होता है, ये हमको पता। तो ये मॉडल यहाँ पे फेल हो गया। और दूसरी चीज, रदरफोर्ड का मॉडल जो फेल हुआ, वो फेल हो गया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम को समझाने में, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, ये इसको और एक्सप्लेन करने में क्या हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया वहां पे आके। पर काफी बड़ी चीज उन्होंने बता दी थी कि सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस दे दिया था। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने बता दी थी। क्लियर, समझ में आया। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे इसके। चलिए तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जेम्स चैडविक के मारेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। अपन क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन कौन लेके आया वो अपन पढ़ते हैं, है ना। फिर अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी आज करा ही देंगे अपन, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कराने वाले कौन थे भैया, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, इन्होंने कब की थी डिस्कवरी, 1932 में। इन्होंने 1932 में इन्होंने क्या किया, बेरिलियम की फॉइल ली और बेरिलियम की फॉइल पे क्या किया, उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाया, ठीक है ना। अब उन्हें बम्बार्डमेंट करवाया तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, अपन रिएक्शन लिखते हैं कि बेरिलियम है, टॉपिक नंबर 4, मास 9, अल्फा, वही अल्फा रेडिएशन, अल्फा पॉजिटिव रेडिएशन कहीं, मतलब हीलियम का चार्ज क्यों रहा, उन्होंने बोल दिया 2, 4। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे रेडिएशन करवाया, है ना, बम्बार्डमेंट करवाई, तो क्या मिला यहाँ पे उनको C612 प्लस 1 न्यूट्रॉन, है ना, इसका मास 0 चार्ज। आप देखिए, अगर यहाँ देखें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 + 2 6,
यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मास कैलकुलेट करें 9 + 4 कितना हो गया 13, यहाँ कितना 12। तो अगर ये नहीं भी दिखता है, कार्बन फॉर्म हो रहा है, इसका मास पता था पहले से, 12 होता है, कार्बनिक फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो ये चीज तो अपन को बिल्कुल अच्छे से पता ही है कि क्या टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारा मास है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा था, पर चार्ज तो बराबर आ रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर आ रहे थे। तो चैडविक ने जो ऑब्जर्व किया कि वहां पे एक मास लॉस हो रहा था, मतलब 1 का, है ना, वो क्या था, वो न्यूट्रॉन था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डेफिनेटली वहां पे कोई एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है न्यूक्लियस में ही, है ना, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, जिसपे कुछ चार्ज नहीं होता, पर क्या प्रेजेंट है वहां पे, मास प्रेजेंट है। तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना। और उन्होंने ये बताया कि डेफिनेटली वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक मास है, देखो रुदरफोर्ड ने ये बता दिया था कि जरूर एटम के सेंटर में एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है जो सॉलिड फॉर्म में, मतलब उसका मास है, उसमें क्या है, मास है। और मास होगा तो क्या होगा, तभी उस पर इतनी हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन की भी उसके अंदर से नहीं निकल पाई, वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब जरूर बीच में कोई ऐसा एक पार्टिकल प्रेजेंट है जिसके पास मास है ना। तो प्रोटॉन था, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर था, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का मास भी हम ऑलमोस्ट 1 लेते हैं, है ना, 1.67 को है × 10⁻⁻27, सेम उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी था, है ना। तो इसके बारे में उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, कितनी वैल्यू, 1.67 × 10⁻27, है ना, 1.67 × 10⁻27। तो ये उन्होंने बता दी थी। तो ये उन्होंने बता दिया कि ये जस्ट इसके बराबर का मास है, प्रोटॉन के बराबर का मास है, ठीक है ना, ये उन्होंने बता दिया था। अब इसके बाद बात करें अपन कि क्या हुआ इसके बाद। तो उन्होंने ये बता दिया कि जरूर एटम में 3 टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और न्यूट्रॉन जरूर न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है और उसका मास है। देखो बहुत दिमाग लगाया वहां पे उन्होंने कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहां पे उसका चार्ज पॉजिटिव है, ऑर्बिट्स कहीं ना कहीं उसके आजू बाजू होंगे। ये तो नहीं पता कि ऑर्बिट्स कैसे हैं, अभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पता था बिल्कुल भी, पर सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का क्या है भैया, मास होता है। तो मास किसके कारण होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण मास है। और इसका चार्ज प्लस क्या है, प्रोटॉन प्लस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, है ना। तो जरूर ये वहां पे कंक्लूड कर लेंगे कि एटम में 3 टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है। एटम में 3 टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, कौन कौन से, पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटम में, ये उन्होंने बता दिया था कि एटम में 3 टाइप के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये उनका चैडविक ने अपना न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी यहाँ पे आके, क्लियर।